बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुझे इंसाफ चाहिए और मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। नाज़रीन, हमारे मुल्क में जो कानूनी निज़ाम राइज है उसके हवाले से मुख्तलिफ औकात में इस प्रोग्राम के जरिए हमने आपके सामने बहुत सी गुजारिशात पेश की हैं। इस मुल्क में जो कानूनी निज़ाम है उसमें हमें ऐसी ऐसी मिसालें देखने को मिलती हैं कि हम हैरान और परेशान हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक तरफ तो जो मजलूम है, जो कमज़ोर है, जो सच्चा है, उसे जल्दी इंसाफ नहीं मिलता। हमारी अदालतों में तारीख पर तारीख डलती है, मुकदमा तवालत का शिकार रहता है और कमज़ोर जो है वो चीखो पुकार करता है, तड़पता है, बिलखता है, सिसकता है कि मुझे इंसाफ दे दो, लेकिन उसके बावजूद कई कई साल लोगों को इंसाफ नहीं मिलता इस मुल्क में। और दूसरी तरफ नाजरीन, इसी मुल्क में आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि एक मासूम बेगुनाह शहरी पर किस तरह से एक झूठा मुकदमा बना दिया जाता है, और वो भी कोई आम मुकदमा नहीं बल्कि 302 यानी कत्ल का मुकदमा किस तरह से बना दिया जाता है। और फिर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उस मासूम को किन किन मराहिल में से गुजरना पड़ता है, और एक दफा साबित हो जाए कि मुकदमा झूठा था, उसके बाद जो झूठा मुद्दई होता है उसके खिलाफ क्या रेमेडीज अवेलेबल है एक मजलूम को जिसको एक झूठे मुकदमे में मुलव्वस कर दिया गया। इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आइए इन दोनों हवालों से बात करें। ये हैं मकतूल मोहम्मद आरिफ के बूढ़े वालिदैन, जो पिछले 6 साल से हर रोज अपने अकलौते जवान बेटे की मौत के दुख में इसी तरह आंसू बहाते हैं और उसे याद करते हैं। इनका कहना है कि इन्हीं के रिश्तेदारों ने इनके बेटे को बड़ी बेदर्दी के साथ सारे गांव के सामने 18 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। आइए इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मलिक मोहम्मद आरिफ के घर में मौजूद हूँ जो इस मुकदमे में मुतवफ़ी हैं। आज से 6 साल पहले वक़ुआ हुआ था 2008 में, जिसमें उनकी मौत वाक़या हो गई, उन्हें कत्ल कर दिया गया। और उनके घर वालों का ये कहना है कि बहुत बेदर्दी के साथ और बहुत संगदिली के साथ उन्हें कत्ल किया गया। मोहम्मद आरिफ की वालदा, उनके वालिद, उनकी बेगम मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इस वक़ुए के हवाले से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा जी, क्या बताना चाहती हैं इस वाक़े के हवाले से? आपके बेटे को कत्ल किया गया 2008 में, आज से 6 साल पहले। किसने किया? भतीजे ने, 2 दे बेटे ने, 3 ते एक वो आप गड्डी सटिया ने बहा के अपने घर ले गए। घर जाके सानू ये नहीं पता घर ले गए की कीता ने। वो थोड़ी देर होएगी ते ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, मतलब वो के उन्हें जब सानू पुत्र फोन आ गया। इसी घर से लेकर गए? बिल्कुल, बुए देखो मेरे अखा में सामने। ये किस टाइम का वक़ुआ है? सुबह का? 8 बजे। सुबह 8 बजे। अच्छा, जब ये वक़ुआ हुआ है, यहाँ पर आए, आपके बेटे को यहाँ से गेट से अगवा किया और अपने साथ ले गए। हाँ। उस वक्त ये वक़ुआ उन्हें ले जाने का, अगवा करने का किसने देखा था यहाँ? ये नहीं पता जो वो कितने ले गए। ਅਸੀਂ ਪਿੱਟਣ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਖਰੇ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਂਦੀ ਸਾਪੀ ਉਹ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਡਿਆਰੇ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਕਿਆ ਹੈ, ਸੜਕ ਤੇ ਭਜਾਇਆ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਉਠਾਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆਜ ਫਲਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਦੇ ਗੇਮ ਗੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਠੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਜੋ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ मार दी। क्या उम्र थी आपके बेटे की? 35-40 साल ही हो गई। और एक ही बेटा था? हाँ, बस एक ही बेटा।
और आपके अपने रिश्तेदारों ने ये वाकया किया, आपके अपने भतीजों ने? मैनू समझ नहीं आई जो दे विच केड़ा शैतान बड़िया है जिन्हें ये काम ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ करवा दिता है। वो इन्हें जोगा नहीं सीगा जिन्हें काम कर दिता। आपका जो भाई है वो हयात है अभी? नहीं जी, वो जे जिंदा हुंदा ते ओने देर ओदा बच्चा ਉਹਨੇ मार देना सी। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਨੇਵੇਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਰਫ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਖਾਲਦ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਜਿਹੜਾ ਛਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀ ਪਤਾ। मुकदमे में जो कार्रवाई हो रही है उससे आप मुतमिन हैं? कैसी कार्रवाई हो रही है? इंसाफ हो रहा है मुकदमे में? ना पुत्र, कोई इंसाफ नहीं। वो जिस दिन मेरे बयान होए सन ते मेरी बहस हुई सी, वो जरा वकील है वो गल करदा सी, मैं कोई जवाब देती सी ते मैनू पुछदा है दिन की सी। मैं दस्या 2 फरवरी की 7 फरवरी दस्या। आंदा बड़ी डेट याद माई नूं, वकील आंदा है। फिर जिसले हस्पतालों लैके जज के सामने? हाँ जी, वकील ने ऐसे बोला? हाँ जी। मैनू पुछदा आंदा है ओनू लैके कौन आया सी हस्पतालों? मैं क्या मेरे पनेविया ने लिया सी, वो सज्जना साका बेलिया ने लिया सी, और किन्ने लिया सी? मेरा तो होरे गई को नहीं सी। उल्टे पुल्टे सवाल जवाब उन्हें तो नोट खाधे ने उन्होंने को वकील ने। अच्छा अमर जी, आप पुलिस वालों के हवाले से बताएं कि जब ये मुकदमा हुआ पुलिस वालों का क्या किरदार रहा इसके अंदर तफ्तीश? पुलिस वाले तो पुत्र वो ये उन्होंने दे नाल बह के रोटियां खाते सन जिसले इतने खुदा 2-4 दिन थाने जिन्ने दिन रहे ने। वो घरों मुर्गे भुज जाते सन ते वो उत्थे बह के पुलिस वाले खाते सन। उन्होंने नोट दे के उन्होंने फिटे मुँह नहीं सी आख्या हैगा ते वो आराम नाल उन्होंने जिसले उन्होंने दिन पूरे हो गए उन्होंने जेल कर दिता। फिर वो जरा मेरे बच्चे दियां चीज़ां कढ़ियां सन ना, वो ओहदे हाथी तोले दा छल्ला सी सोने दा मेरे बच्चे दा, वो सी जिसले मालखाने जमा करवाया ने जिथे राडो खड़ी सी मेरे बच्चे दे हाथ च, ओहदा मोबाइल सी। 81,000 रुपया करो गिन के पाया जिदे जो 30,000 दिता ने बकाया कोई नहीं, आंदे ने निकले गए ने। जिसले वो तो गंदी जी खड़ी सी, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ ਜਿਸ ਮਾਲਖਾਨੇ में गई हाँ, मैं क्या मेरे बच्चे के हाथ से राडो खड़ी सी। अंगूठी वापस की? अंगूठी जी सी ना वो सानू उन्होंने दिती सी, वो असी लै आंदी सी, वो लाइसेंसां दे नाल सी। घड़ी वापस नहीं, ना घड़ी है ना मोबाइल है। ये कई दफा हमने क्रिमिनल केसेस में देखा है कि जो मुतवफ़ी होता है उसकी जो कीमती चीजें होती हैं वो पुलिस हथिया लेती है। अब मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा कि राडो की घड़ी उन्होंने पहनी हुई थी और पुलिस वालों ने वो घड़ी अपने पास रख ली और वापस इनको एक सस्ती सी घड़ी की और कहा कि ये घड़ी उन्होंने पहनी हुई थी। अब आप सोचिए कि जो पुलिस अफसर ये कर रहा है उसका खुद क्या मेंटल कैलिबर होगा, उससे आप क्या इंसाफ की तवक्को कर सकते हैं, उससे आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो तफ्तीश जो है उसको मेरिट्स पे करेगा। ये पुलिस अफसर है, अगर किसी पुलिस अफसर ने ये किया है तो क्या आप उसको पुलिस अफसर कह सकते हैं? वो पुलिस अफसर तो है नहीं, वो तो चोर है, वो तो ठग है। और ऐसे ठगों से, ऐसे चोरों से किसी को इंसाफ की तवक्को नहीं हो सकती। मकतूल आरिफ की बेवा से भी हमने बात की जिसका कहना था कि उसे इंसाफ नहीं मिला और मुल्जिमान की जमानतें सिर्फ 3 माह के अंदर हो गई। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 5 बेटियां। 5 बेटियां स्कूल जाती हैं? बच्चों को पता है वकूआ के हवाले से? उन्हें बताया कि आपके वालिद पहले नहीं बताया था, पहले यही पता था कि बच्चे उनके पापा हज पे चले गए, क्योंकि वो फूल वगैरह उस वक्त पहनाए हुए थे, इतनी सेंस ही नहीं थी इनको। एक तो बाद में पैदा हुई, एक बेटी बाद में पैदा हुई, तो वो जिस वक्त फिर थोड़ी सी समझ आई है, बड़ी वाली को बताया है, छोटियों को भी अभी बस सिर्फ वो पूछती नहीं है इस पर, उनको यही पता है कि पता नहीं हज पे गए ना किधर। मैं इस बारे में जिस बात से तकलीफ हो वो मैं करती नहीं हूँ अपने बच्चों से। आप क्या कहेंगी इस वाक़े, क्या कहना चाहती हैं बता दें? क्योंकि आप लोगों ने हमें बुलाया यहाँ पर इसलिए कि आपने कहा कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, हमें इंसाफ चाहिए। मैंने तो अब आप जो कहना चाहती हैं, ये कैमरा हाजिर है, माइक आपके हाथ में, मुझे इंसाफ चाहिए बस, कैसे भी मिले।
अभी तक इंसाफ नहीं मिला? नहीं, मैं धक्के खा रही हूँ पुलिस वालों के, जजों की। पैसा नहीं है मेरे पास, बस कोशिश है। मुझे अभी सिस्टम का केस जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस तरह से केस चला, उससे आपको लगता है कि इंसाफ मिल जाएगा आपको? जिन हालात में से आप गुजरी हैं, उससे आपको लगता है कि आप फिर क्या करूं? कोशिश ही है ना। मुझे बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह नहीं छोड़ता बंदों को। मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अगर मैं वो औरत थी जो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, आज अगर मैं इस कोशिश, क्योंकि इनकी जमानतें हुई हैं, फिर मैंने कहा कि पीछे कोई नहीं है। अब मैं कोशिश करूं, मैं शायद मैं कुछ कर सकूं। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ देखा है, इस मुल्क में तो इंसाफ नहीं मिल सकता, लेकिन अल्लाह चाहेगा तो पता नहीं किसके कहाँ से किस तरह कैसे हो जाए। क्यों लगता है आपको ऐसा कि इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिल सकता? बजन में धक्के खा रही हूँ 7 साल से। एप्लीकेशनें दी हैं कि हमारे साथ हमारी सुनवाई चलती हो, तारीख पे तारीख पड़ जाती है, कुछ होता ही नहीं है। 7 साल हो गए हैं, चश्मदीद गवाह मौजूद हैं, क्यों इतना इसको लटकाया जा रहा है? अच्छा, आप मुझे बताएं कि इतनी जल्दी 3 महीने के अंदर मुल्ज़िमान की ज़मानतें कैसे हो? नामजद मुल्ज़िम है और सरेआम ये सारा कुछ हुआ है। फिर दोबारा जब इसकी इंक्वायरी कराई गई, मैंने खुद जाके जज साहब वो तब्दील हो गए तो उनकी ट्रांसफ़र हो गई, उनके ऊपर केस भी किया था। उन्होंने कहा जी कि ये ना जो माँ है उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया, बीवी कोमे में चली गई है और इनकी पैरवाई करने वाला कोई नहीं है, और वैसे भी इनके आपस में सुलह हो जानी है। तो उन्होंने डॉक्टर, ये जो जिसने मारा है ना, बेटों का तो इस केस के साथ तल्लक नहीं है। बेटों को उसने कहा था मैंने मारा है, लड़कों ने नहीं मारा। तो ना वो उसका कैंसर का मरीज़ है और बीमार है, तो इसलिए ज़मानतें हो गई। ट्रायल कोर्ट ने ज़मानतें ले ली हैं? हाँ जी, इन्होंने जो किया इनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए बस। मेरे बच्चों के साथ ज़्यादती हुई है, मेरे साथ ज़्यादती हुई है। मेरे हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। ये कहीं सुलह करनी है, बिल्कुल नहीं करनी। इतने पैसों की ऑफ़र करते हैं, मुझे कहते हैं 50-50 लाख रुपए तुम्हारी बच्चियों के नाम बैंक में रखवा देते हैं। ये देखें, ये जिस वक्त जेब में थे ना सारे पेपर्स, वो सारे खून आलूदा हुए में, इतने फायर मारे थे कि वो भी पेपर खून से भरे हुए। ये सारी ये उनकी डायरियाँ उनकी जेब में थी, ये फायर लगे हुए। इसका पासपोर्ट है? हाँ जी, ये उनकी जेब में था। और ये सारे पेपर ये भी खून, क्योंकि अब इतने साल हो गए वो खून सूख गया। ये देखे ना, ये मकतूल आरिफ की बेटियां हैं जिन्हें इनकी माँ और दादा दादी ने इनके वालिद की मौत का नहीं बताया, बल्कि ये कहा है कि वो हज पर गए हैं। उन्होंने हमें भी यही बताया और बात करते हुए मुस्कुराती रही। इन मासूमों को क्या मालूम कि जिस बाप के बारे में ये हमें हज का बता रही हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है। आप कौन सी क्लास में हो लिशा? 6th क्लास में। ठीक है। आपके पापा के बारे में आपको क्या पता है? किधर हैं पापा आपके? हज करने गए? अच्छा, तो कब आएंगे वापस? आपका क्या नाम है? माइक इनको दे दो। आयशा, आप कौन सी क्लास में? 2 में। वो जो लिशबा कह रही है वो ठीक है बात? पापा हज करने गए? हज करने गए? अच्छा, ठीक है। वैसे पापा से प्यार करती हो आप? कितना? दादा। हाँ? वो दादा। फातिमा, क्या बताओगी अपने पापा के बारे में? किधर हैं पापा आपके? हज करने गए? इस मुल्क में तो इंसाफ नहीं मिल सकता, लेकिन अल्लाह चाहेगा तो पता नहीं किसके कहाँ से किस तरह कैसे हो जाएगा। दास नहीं पेगा, पर मेरा कलेजा जरा छाट। उसने एक चपेट मेरे मुंह पे मारी, मैंने उसे मना किया। तो दूसरे पुलिस वालों को कहा कि इसे मारो, मैंने उसके चाल लगाई। मैं तेरी
नाज़रीन, हमारा मुल्क भी अजीबो-गरीब है। एक तरफ तो हमने आपकी मुलाकात अभी कराई सफिया बीबी से, जो कि एक बूढ़ी खातून है, एक ऐसी माँ जिसके अकलौते बेटे को कत्ल कर दिया गया और 6 साल से वो अदालतों के चक्कर लगा लगा कर कह रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन अभी तक तो उसे इंसाफ नहीं मिला। बल्कि कत्ल का मुकदमा जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो भी हमने आपको दिखाया। दूसरी तरफ अब हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी खातून से जिस पर खुद और उसके शौहर पर, जिनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, 302 का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया। और इस खातून का ये कहना है, ये खातून जो कि एक मेहनत कश खातून है, जो अपना घर चलाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए खुद एक दुकान रन करती है, जो मेरे पीछे मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ। इसका ये कहना है कि जब 302 का मुकदमा मुझ पर हुआ तो फिर मुझ पर क्या गुजरी, मेरी क्या ज़िंदगी रहेगी, कितने पैसे लग गए, पुलिस वालों ने किस तरह से हरासा किया, दूसरी पार्टी ने कैसे हरासा किया, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। तो ऐसा भी होता है हमारे मुल्क में। आइए चलते हैं और आपकी इस खातून से मुलाकात कराते हैं। नाज़रीन, ये देखिए, ये छोटी सी दुकान है। इस दुकान को रन करती हैं नादरा बीबी और इस वक्त यहीं पर बैठी हुई हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ था इनके खिलाफ बकौल इनके 302 का झूठा मुकदमा। बकौल इनके कि अब तो पुलिस ने भी इस चीज़ को इंडोर्स कर दिया, वैलिड कर दिया है कि 302 का वो मुकदमा जो इनके खिलाफ हुआ था वो झूठा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, इन्हें किन मराहिल में से गुजरना पड़ा, किन मुश्किलात में से गुजरना पड़ा, आइए इनसे बात करके पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया इसलिए कि आपने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ 302 का एक झूठा मुकदमा हो गया था। हमने बहुत से प्रोग्राम किए हैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से, जिसमें हमने बताया कि लोगों के मुकदमात ज़ेर इल्तवा और उन्हें इंसाफ चाहिए। लेकिन आपका केस थोड़ा डिफरेंट है। आपको इंसाफ इसलिए चाहिए कि आपके ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा हो गया था। मुकदमा 302 किया गया सी। रोजाना लड़दी सी, कहती सी मैं तुहाडे कोल मकान खोना चाहनी हाँ। उस तो बाद रोजाना साडे बच्चों नूं मारना कुटना। अच्छा, मुकदमा किसने किया था आपके खिलाफ? हमारे खिलाफ सीमा बीबी कमियारी। क्या लगती है? हमारी कुछ नहीं लगती। कुछ नहीं लगती? कुछ नहीं लगती ना। क्यों किया? क्यों मुकदमा किया? क्यों आपके? वो हमारा मकान खोना चाहती थी। अच्छा, आपकी हमसाई थी? हाँ जी। और एक मकान था ना, एक 4 दीवारी थी। वो 2 भाइयों का मकान थी, एक हमने खरीद लिया, एक और किसी ने खरीद लिया। अच्छा, वो सीमा बीबी ने खरीद लिया। अच्छा, इस वजह से वो चाहती थी कि ये मकान जो है ना, मैं आपको रहने नहीं यहाँ पे देना। अच्छा, ये मकान मतलब मैंने लेना। प्रॉपर्टी का झगड़ा था और वो प्रॉपर्टी हासिल करना चाहती थी, इसलिए उसने पर्चा करा दिया। रोजाना हमारा कत्ल का पर्चा कराया? पर्चा 302। कौन कत्ल हुआ था? वो उसका मियाँ था। उसका मियाँ था? हाँ जी। वो 3 बजे दोपहर को आया था। तो उस वक्त आते ही उसको ना पहले ही दिल का अटैक 2 दफा हो चुका था। अच्छा जी। और तीसरी दफा वो ना सीढ़ियों पे चढ़ा, वहाँ पे गिर के तो अटैक से मर गया। और रक्शे में डाल के मेयो अस्पताल ले गए। अच्छा। वहाँ पे उसने या घर ही उसने दम तोड़ दिया था। एफआईआर में किस किस का नाम था? मेरा अकबर अली, अवैस भट्ट ते अब्दुल सत्तार। वो एक मेरा नेम है। एक आपका भांजा है मेरा। वो गुजराले रहता है, वो पिंडी में काम करता है। उसके खिलाफ और मेरे मियाँ के और मेरी एक बेटी के खिलाफ। और एक आपका भांजा था, दूसरा हमारा कुछ नहीं लगता, हम उसे जानते भी नहीं। उसका और आपके शौहर को भी बीच में नामजद किया था? जी। इनको ही पकड़ के ले गए। इनको पकड़ के? हाँ। आपके शौहर जो है वो ज़हनी तौर पर नॉर्मल नहीं है? जी नहीं है। ज़हनी मरीज है? ज़हनी मरीज है। 14 साल से ज़हनी, बस ज़हन खराब है। जो मुंह में आता है निकाल देते हैं, जो मुंह में आता है बोल देते हैं। जी। 14 साल काम शाम नहीं कर सकते? नहीं, काम नहीं करते। 14 साल से ज़हनी मर्ज में मुब्तला? जी। तो घर का खर्चा सिर्फ आप ही चलाती हैं? जी, मैं चलाती हूँ और मेरी एक बेटी है। अच्छा जी। वो जॉब करती हैं? जी। और आप चलाते हैं? हाँ जी। तो जब ये 302 का मुकदमा हो गया, आपको और आपके शौहर को बीच में नामजद कर दिया, फिर क्या हुआ? फिर हम घर से भाग गए। पुलिस वालों ने, मुझे जानते थे, मैं बीबी पाकदाम ड्यूटी करती थी। तो उन्होंने कहा कि अभी ना तुम अपने बच्चे लेके यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो आपको भी पकड़ पुलिस और आपके बच्चों को भी पकड़ेगी। तो तुम लोग शरीफ हो, तुम भाग जाओ, ये तो गंदी औरत है, आपको और आपके बच्चों को
पकड़ के ले जाएगी। उसके बाद हमें पता चला कि मेरे मियाँ को पकड़ के ले गए और ताले दरवाजे हर चीज़ मैंने खुली छोड़ दी। मुझे कुछ पता नहीं लगा, हमने दुपट्टे भी नहीं ऊपर ले, नंगे पाँव इसी घर से नहीं दूसरा बीबी पाक दा हम भाग गए। सारा सामान, मेरी 2 बच्चियों की शादी थी, सारा जेज इन्हां दा पिया सिगार सारा उन्होंने पिछों सारी चीज लुट पोट। यानी कि आपके खिलाफ 302 का मुकदमा हुआ। हाँ, मुकदमे से डरकर आप लोग चले गए। हम भाग गए, खुला छोड़ गए जी, खुला छोड़ गए। मोहल्लेदारों ने ताले लगाए, मोहल्लेदारों ने ताले लगाए जी। लेकिन उससे पहले क्या हुआ? आपका सारा सामान कौन ले गया? वो हमारी सीमा कमियारी, जिसने मुकदमा कराया था, जो मुद्दई थी बकौल आपके, उन्होंने आपका सामान चोरी कर लिया। जी, सारा सामान। 302 के मुकदमे में फिर खारिज हो गया ना। कैसे खारिज हुआ फिर? वो जब उनकी वो आ गई रिपोर्ट, उसके मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात सामने आई कि उसको हार्ट अटैक हुआ था, जबकि उसने इल्जाम FIR में लगाया था कि आप लोगों ने उसका गला दबाकर उसको मार दिया। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में ये बात आ गई सामने कि हार्ट अटैक हुआ था, लिहाजा फिर पर्चा खारिज हो गया। हाँ जी, उत्थे खारिज हो गया। जब पर्चा खारिज हो गया, ये साबित हो गया कि पर्चा झूठा था, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट ने कह दिया कि जी इन्हें हार्ट अटैक हुआ था, इनका गला नहीं दबाया गया। तो उसके बाद जो आपको झूठे पर्चे में मुलव्वस किया था, उस हवाले से आपने कोई दरखास्त दी उनके खिलाफ पुलिस को कि झूठा पर्चा दर्ज कराने के हवाले से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? नहीं जी, पुलिस वाले कह रहे थे कि बीबी तुम यहाँ से छोड़ के, लाहौर छोड़ के कहीं और इलाके में चली जाओ। तो पर्चा खारिज होने के बाद में वो जाती थी ना बार बार, तो उन्होंने कहा कि अब ये इलाका छोड़ के कहीं और चले जाओ। तो कोई कार्रवाई नहीं कराई आपने? मैं अकेली हूँ मियाँ, मेरा ज़हनी मरीज है, मेरा कोई साथी नहीं है नाल, मैं अकेली और मेरे बच्चे हैं। जी नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी हैं। अब इसमें 2 चीज़ें अहम हैं। एक तो ये है कि इस मुल्क में, इस माशरे में, इस कानूनी निज़ाम और हमारे पुलिस के महकमे में किसी के खिलाफ 302 का झूठा मुकदमा करना किस कदर आसान है, ये आपने खुद ही सुन लिया। और मैं आपको एक बात बताऊं कि 302 का मुकदमा जो होता है ना, ये बहुत बड़ा मुकदमा है। अगर किसी के खिलाफ 302 लग जाती है, हमारे वकला बिरादरी में तो ये मशहूर, वकीलों में ये मशहूर है कि 302 अगर किसी पेड़ पर भी लिख दो ना तो वो भी सूख जाता है। तो अगर 302 का झूठा मुकदमा किसी इंसान के खिलाफ हो जाए, वो भी इस तरह के कानूनी निज़ाम के साथ, ऐसी पुलिस के साथ, इस तरह के अदालती निज़ाम के साथ, जहाँ पर सालों के हिसाब से केस निमटते नहीं है, इंसाफ नहीं होता, तो आप खुद ही सोचिए कि उसको कितने कर्ब में से गुजरना पड़ेगा। What agony he will have to go through। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूसेंस है जिसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारे मुल्क में रवाज नहीं है, रुझान नहीं है पुलिस के महकमे में, हमारी अदालतों में, कि अगर ये साबित हो जाए कि किसी ने झूठा पर्चा कराया था तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब इनके केस में ये साबित हो गया कि जो मुदैया थी उसने झूठा पर्चा कराया था और प्रॉपर्टी हथियाने के लिए वो पर्चा कराया था। लेकिन 302 का झूठा पर्चा करवाने के बावजूद और ये साबित होने के बावजूद कि वो झूठा था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि कानून तो बहुत क्लियर है। ये नाजरा बीबी का शौहर है नाजरीन, जो पिछले 13 साल से ज़हनी मरीज है। कभी भी तैश में आ जाता है और फिर उल्टी सीधी बातें करने लगता है, जो मुंह में आए बोलता है, और इस बेचारी औरत के लिए इसे संभालना मुश्किल हो जाता है। बकौल नाजरा बीबी कई बार इसे पागल खाने इलाज की गर्ज से भिजवाया गया, लेकिन ये ठीक नहीं हो सका। आप अंदाजा कर सकते हैं कि इन हालात में कत्ल के झूठे मुकदमे का हो जाना इस अकेली औरत के लिए कितनी बड़ी मुसीबत होगा। मेरे साथ इस वक्त नादरा बीबी की बेटी हैं जिनका नाम अस्मा है, और इसकी उम्र अभी 18 साल है। और 3 साल पहले जब 302 का झूठा मुकदमा हुआ था तब इसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। तो इस झूठे मुकदमे में इसको भी, इस बच्ची को, 15 साल बच्ची को भी मुलव्वस कर दिया गया था, नामजद किया गया था। आप क्या कहना चाहती हो इस मुकदमे के हवाले से, जो कि साबित हो गया आपके झूठा है? सर, बात इस तरह से कि हमारा मामूली सा झगड़ा सिर्फ रास्ते की वजह से था, तो इस वजह से डेली का उसने रूटीन बनाई थी झगड़े की। उस दिन अचानक ही फिर उसने झगड़ा किया पापा की वजह से, जो आपने सिचुएशन देखी, तो वो ज़रा बढ़ गया झगड़ा। तो उसके मियाँ को आगे भी 2 दफ़ा दिल का अटैक हुआ। तो उसी लड़ाई के दौरान उन्हें मना कर रहा था कि आप सब गलत कर रही हो उनके साथ, तो उसी दौरान उसको दोबारा से हो गया और वो वहीं पर मर गया। सब मोहल्लेदार वगैरह सब खड़े थे, उन्होंने कहा कि ये तो मर गया, तो उसने कहा कि मैं इन पे 302 का पर्चा करवाऊंगा। वहाँ पे लेडी काउंसलर, उन्होंने भी, उन सब ने ये शहादतें यही दी हैं कि वो 302 का केस जो है इसने झूठा किया, वो दिल के अटैक से मरा है। इसने कहा कि इन सब ने उसको मारा है, सब ने मिलकर
उस पर वार किया, इसलिए वो मजदूर था, मजदूरी करके आया और वो बीमार मर गया। लेकिन इसमें जब ये मुकदमा हुआ था 302 का, तो आपको भी पुलिस ने पकड़ा था कि नहीं? सर इस तरह से हुआ कि पुलिस आई ज़रूर थी, लेकिन वो सिर्फ हमारे पापा को लेके चली गई थी। मुझे, मेरी सिस्टर और मेरी मम्मा को मोहल्लेदारों ने कहा था कि आप यहाँ से चली जाएं, इस पे तो आगे भी बहुत सी FIR दर्ज है। ठीक है। आपके वालिद साहब की हालत कब से? ये सर 13 साल हो गए, 13 साल से हमारे घर के। तो इनका कोई इलाज वगैरह कराया? सर बहुत करवाया, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, मेंटल हॉस्पिटल में। कई दफ़ा उन्होंने कहा कि आप मसलन कि अब तो यही है कि आप दुआ कर सकते हैं, अब ये बहुत मुश्किल काम है। मेंटल हॉस्पिटल ये रहे हैं? हाँ जी, कई दफ़ा कितनी देर रहे? 4 माह, 2 माह, 3 माह। उसके बाद आप वापस क्या आते हैं? वो सर बात इस तरह से कोई बेहतरी नहीं आई उस टाइम में जितनी देर वहाँ पर? सर वो कहते हैं कि एक आधा कोई फैमिली का मेंबर साथ होनी चाहिए। तो उधर मैं हाइपर में जॉब करती हूँ और मम्मा घर होती है, फिर हमारे अलावा तो और कोई रह नहीं सकता। तो इसलिए फिर सर हम एडमिट करवाते, वो खुद ही उन्हें डिस्चार्ज करके छुट्टी दे देते हैं। तो इस वजह से घर के ज़्यादा मसले ये खराब। तो अब घर की सारी जिम्मेदारी आप पे और आपकी वालदा पे। अभी आप कुछ कहना चाहती हैं अपने मुकदमे के हवाले से, क्योंकि आपके सामान की चोरी का मुकदमा अभी भी ज़ेरे इल्तवा है, तो कुछ कहना चाहती हैं? हमारी यही अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। हम जिस मुकदमे में उसने हमें दर्ज किया था, हम उसमें बरी हो गए हैं। हमें यही है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, जो भी हमारी चीज़ सामान जो भी उसने चुराया हमें वो दिलाया जाए बस। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं? बता तो रहा। हाँ बताएं, क्या कह? मुझे दौलत नहीं चाहिए। आपके खिलाफ 302 का झूठा मुकदमा भी हुआ? झूठा मुकदमा हुआ। फिर वो 16 दिन के अंदर जो था वो थाने में ही रफा दफा हो गया, क्योंकि जो सर्टिफिकेट आया था ना उसमें लिखा था कि दिल का दौरा पड़ा है। ना कोई चोट उसे थी, ना कोई उसके छुरी चाकू किसी चीज का जख्म था, तो उसने दिलवा लिया। ये थाने वाले तो रिश्वतखोर हैं। अब अवाम के साथ ज्यादती हुक्मरान तबका ही तो कर रहा है, और कौन कर रहा है? मैं तो जानता हूं कि इससे पहले मुझे 6 बार पैदा किया गया। मुझे लोग पागल कहते हैं, अगर मैं बारिश बरसा कर दिखा दूं तो क्या मैं पागल हूं? कोई मुझे सारी खुदाई से जवाब दे कि अगर मैं बारिश बरसा के दिखा देता हूं, जिस वक्त का ऐलान करूं, तो क्या मैं पागल हूं? मुकदमे के बारे में मुझे कुछ नहीं लेना देना, मुझे कुछ नहीं शौक कि मुझे दौलत मिले या उसे सजा मिले, इसलिए कि मैं किसी के लिए सजा मांगने वाला नहीं हूं, पूरी दुनिया पर रहम मांगने वाला हूं। तू मालिक है। आपको पुलिस पकड़ के ले गई थी? 16 दिन अपने पास रखा? 16 दिन अपने पास रखा। कैसा सलूक था उनका? अच्छा सलूक था। एक चपेट मेरे मारी थी, 2 मैंने उसके मुंह पे मार दी थी, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था। उसने एक चपेट मेरे मुंह पे मारी, मैंने उसे मना किया। 2 दूसरे पुलिस वालों को कहा कि इसे मारो, मैंने उसके चाल लगाई। मैं तेरी गाली नहीं देनी, सारी रिकॉर्ड करो ना। नहीं, मेरी गल सुनो ना। पुलिस वाले का क्या नाम था? मुझे नहीं पता क्या नाम था, जुल्फकार था मेरे ख्याल। आपके साथ ज्यादती हुई है? जुल्फकार चीमा आपके साथ ज्यादती की है? ज्यादती दुनिया सारी कर रही है मेरे साथ, और किसके साथ कर रही है? वो जो आपका सामान था जो चोरी हो गया, हाँ जी, 302 के मुकदमे के बाद, वो वापस मिला कि नहीं? कुछ नहीं मिला। वापस चाहिए आपको? वो मेरे बच्चों का हक है, मेरा नहीं। क्यों कि मैं दौलत से, फानी दौलत से हमकिनार हो चुका। मुझे फानी दौलत नहीं चाहिए, मुझे कब्र चाहिए ईमान के साथ, मुझे इस्लाम चाहिए ईमान के साथ, मुझे बच्चे और बच्चियां सारी खुदाई के चाहिए ईमान वाले, मुझे कोई बदकार नहीं चाहिए। इस मुल्क में तो इंसाफ नहीं मिल सकता, लेकिन अल्लाह चाहेगा तो पता नहीं किसके कहाँ से किस तरह कैसे हो जाएगा। 10 दिन रहेगा पर मेरा कलेजा जरा छाट। ये थाने वाले तो रिश्वतखोर हैं। अब अवाम के साथ ज्यादती हुक्मरान तबका ही तो कर रहा है, और कौन कर रहा है? जी नाज़रीन, इस वक्त दोनों मुकदमात पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं माहिर कानून है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, आज़म नज़ीर तारड़। वेलकम टू द शो। आज़म साहब, क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? एक तरफ हम देखते हैं कि जो मजलूम है उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ झूठे मुकदमात 302 के मासूमों पर हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है लीगल सिस्टम में? किधर आप खामियां देख रहे हैं? देखिए जी, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है हमारा कानून को अपने
लिए एक जैसी हेरिटेज नहीं होती, संभाल के रखने वाली चीज़ बना लेना। हम चिमट के बैठे हुए हैं 150 साल पुराने कानून से, और हम इसमें फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारा कानून 1864 में बना था। सारी दुनिया ने मौरूज़ी हालात को सामने रखते हुए जो एवोल्यूशंस हो रही हैं, जो प्रोसेस हो रहे हैं, जिस तरह से सोसाइटी में चेंजेस आ रही हैं, लॉज आर नीड टू बी अमेंडेड। हम लोग वो नहीं कर रहे, लेकिन हम 1864 से नहीं निकल पा रहे। हमारी लेजिस्लेचर को करने को और बहुत से काम है, उनकी आखिरी प्रायोरिटी जो है मैं समझता हूँ वो लेजिस्लेशन। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये बनता है कि अगर किसी केस के कंक्लूजन में या उसके डिस्पोजल में डिले हो रही है तो वहाँ पर डायरेक्टली पार्लियामान की जिम्मेदारी तो नहीं आती है, वहाँ पे तो अदालती निज़ाम की जिम्मेदारी होती है। अब हमारा जो पहला केस है आप देखिए, इट इज़ अ मर्डर ट्रायल, और 2008 से लेकर आज तक वो पेंडिंग है और अभी तक गवाहियां मुकम्मल नहीं हो सकी। व्हाट टू टॉक ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। तो यहाँ पे पार्लियामान की गलती तो नहीं है, पार्लियामान, हाँ पार्लियामान की गलती नहीं है, हमें अपनी गलती समझनी चाहिए। मेरे ख्याल में अगर स्टेक होल्डर्स की बात करें तो कोर्ट्स के साथ साथ हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि जो पार्टी लूजिंग एंड पे होती है वो कभी नहीं चाहती कि ये केस फाइनली कंक्लूड हो। लेकिन उसके लिए मैं फिर कहूँगा कि प्रोसीजरल अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। आप मिसाल के तौर पर मुझे एक दो ऐसी प्रोसीजरल अमेंडमेंट्स बताइए जो आप समझते हैं कि होनी चाहिए फॉर इफेक्टिव एंड स्पीडी डिस्पोजल। मेरे ख्याल में तो जो इस वक्त सूरत हाल है इन्वेस्टिगेशन की कि 17 दिन के अंदर होना चाहिए। अब जितने कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं 17 दिन में इन्वेस्टिगेशन दुनिया जहान में कहीं नहीं हो सकती। अच्छा। सो उसे हम उस मुनाफकत से निकल रहे हैं कि चालान 14 दिन में आना है, जो कि 14 माह में भी नहीं आता और कई दफ़ा वो 3-3 साल भी नहीं आता। उसको रीजनेबल पीरियड दे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को। फ्रिवलस लिटिगेशन से बचने के लिए प्रोसिक्यूटर्स को अपना रोल सही तरह से अदा करना है। बेतहाशा जस्टिस, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उनका, उनको पढ़ें, कंपैरेटिव एनालिसिस देखें। तो प्रोसिक्यूटर बेसिकली एक यूँ समझ लें कि एक पीछे स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। झूठा, सच्चा, संजीदा, गैर संजीदा, मज़ाहिया, हर तरह के केसेस जो हैं वो अगर कल्मिनेट होंगे कि उनमें फुल फ्लेज ट्रायल ही होना है तो ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी। कोर्ट्स आपकी ओवरवर्कड हैं, ओवरलोडेड हैं। अच्छा, आपने अभी कहा कि झूठा, सच्चा, संजीदा, गैर संजीदा, मज़ाहिया, हर तरह का केस जो है वो ट्रायल के लिए चला जाता है। आपके अपने मुशाहिदे में आप जी बिल्कुल, मेरे अपने मुशाहिदे में भी है, और इसीलिए मैं आपको मिसाल देने वाला हूँ आज के दूसरे मुकदमे की जो हम कवर कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। और उसमें ये साबित हो गया कि 302 का जो मुकदमा हुआ था उस बीबी पर, उसके मजनून शौहर पर, ही इज मेंटली नॉट नॉर्मल, उसके जो शौहर है उन पर, वो झूठा था। लेकिन बाय द टाइम ये साबित हुआ, उन बेचारों की जो हालत पुलिस ने की और अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए जिन मराहिल में से उन्हें गुजरना पड़ा, वो कहते हैं कि हम आज तक नहीं भूल सकते। इसे कैसे बेहतर देखें एहतशाम, मैं फिर वही बात करूंगा कि हमारे कानून में भी अभी ये मौजूद है कि पुलिस ने आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस जब प्रोसीडिंग्स करनी है 154 CRPC में केस दर्ज किया, इन्वेस्टिगेशन ली, 161(2) में उनकी स्टेटमेंट्स आई, उसको मंतकी अंजाम तक, उसके बाद 169 में अगर डेफिशिएंट एविडेंस है उसको छोड़ दे, 173 CRPC की रिपोर्ट। लेकिन ये सब हिंसों के खेल हैं। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? प्रैक्टिकली ये हो रहा है कि पुलिस लेके बैठ जाती है क्योंकि ये मर्डर केस है तो इसमें तो हमें थोड़े की ये बंदे को नहीं छोड़ना है। पुलिस अगर लिख भी दे कि ये बंदा इन्वॉल्व नहीं है तो हमारा कानून कहता है कि ओपिनियन ऑफ पुलिस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट्स। कैंसलेशन के लिए मैजिस्ट्रेट के पास जाते हैं कि शायद उनकी जान छूट जाए। मैजिस्ट्रेट साहब कहते हैं जी केस इज ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशंस के, उसको इख्तियार समात है, लिहाजा मैं इसको कैंसिल नहीं करूंगा। और उनके साथ ये हुआ है। हाँ, पुलिस ने पहले बेगुनाह लिखा, फिर वो मैजिस्ट्रेट के पास चले गए, मैजिस्ट्रेट ने केस दोबारा कहा कि जी होना चाहिए, रीओपन कर दिया, और वहां पे बाद में जाके फिर इसलिए कि एक तो लैक ऑफ नॉलेज है अनफॉर्चुनेटली इवन सबऑर्डिनेट जुडिशरी में भी। दूसरा, हमारे माशरे में जो एक इज़्तिराब और बेचैनी और एक एतमाद का फुकतान है। कोई बंदा अपने कंधों पे बोझ नहीं डालना चाहता कि ये ना उंगली ना उठाएगी तो कत्ल का केस, खास तौर पे कत्ल का केस अदलिया में तो बहुत ही ज्यादा जगह पे है।
और उसकी वजह से जो विक्टिमाइज हो रहा है, जो परसिक्यूट हो रहा है, इट्स नॉट प्रोसिक्यूशन। झूठे केस में किसी शख्स को एक्सपोज करना जो है, दैट इज ए ग्लेरिंग एग्जांपल ऑफ परसिक्यूशन, और हमारे यहाँ हो रही हैं कानून की किताबों के जरिए। कैसे बेहतर किया जा सकता है? दैट इज माय क्वेश्चन। देखिए, मैं फिर वहीं पे कहूँगा कि उसको रोकने के बेतहाशा सेफगार्ड्स अभी भी कानून में मौजूद हैं, लेकिन मेक श्योर करें। मैं बतौर कानून के तालिब 182 का बड़ा रेकलेस इस्तेमाल होना चाहिए। झूठी शहादत देने के लिए 191, 92, 93, 94 पीपीसी मौजूद हैं, उसमें सजाएं हैं। सजाए मौत के केस में जो झूठी शहादत किसी पे करवाएगा उसको उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। क्यों नहीं किया जाता उस पर अमल? 182 में 6 महीने की कैद है। अगर कोई झूठी शहादत कोर्ट में देता है तो वो तो कोर्ट की बात है ना। बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि कोर्ट तक तो बात जाती नहीं है, एक झूठा पर्चा दे दिया और ऐसी की तैसी उसमें इंक्वायरी में और प्रोसीडिंग्स में भी है, लेकिन फिर वही बात कि हमें अब झिझकना नहीं चाहिए। 182 को अमेंड करने में क्या अमर माने हैं? सही। मैं एक सेकंड ये एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ, अगर कोई किसी के खिलाफ 302 का झूठा मुकदमा करा देता है और ये साबित हो जाता है कि मुकदमा झूठा था, तो मैक्सिमम सजा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 182 पीपीसी इज 6 months इम्प्रिजनमेंट, राइट? इससे ज्यादा नहीं है। ये बड़ी कोर्ट में जाके उन्होंने झूठी, ये बड़ी ज्यादती है इस हवाले से कि आपने एक्सपोज कर दिया किसी शख्स को ऐसे मुकदमे में जिसमें अल्टीमेटली उसे सजाए मौत हो सके। यानी कि इल्जाम की नौयत अगर संगीन है तो और साबित हो जाता है कि मुकदमा झूठा था, सजा ज्यादा होनी चाहिए। संगीन नौयत नहीं है इल्जाम की तो फिर सजा कम होनी चाहिए। और यहाँ पे यह है कि पूरे जो ऑफेंसेस हैं पाकिस्तान पीनल कोड में, चाहे 302 है चाहे कोई और छोटा ऑफेंस है, सबके लिए 6 महीने, सबके लिए 6 माह है। उसके लिए भी जो पुलिस ऑफिसर है वो, और वो इसलिए हम नहीं कि मुझे नहीं आज तक समझ आई, हमारे जुडिशल सिस्टम भी अनफॉर्चुनेटली जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस हमने डेवलप की है ओवर द ईयर्स, मैं बड़े अदब से ये बात करूंगा और बड़े दुख से ये बात करूंगा कि वो भी हमने बड़ी आसानियों के लिए की है। वो बड़ी एलिगेशन स्पेसिफिक है, उसमें जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस और मटेरियल्स को नहीं देखते। बहुत शुक्रिया आज़म नज़ीर तारसफ। नाज़रीन, आपने बातें सुनी इनकी। अब हमें पता लग गया है कि अगर तो हमने स्पीडी डिस्पोजल करना है मुकदमात का तो फिर कानून साजी करनी पड़ेगी। और दूसरा ये है कि झूठे मुकदमात की जो रवायत है उसको ख़त्म करने के लिए सेक्शन 182 पीपीसी में अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। और वो क्या होनी चाहिए वो आपने अभी सुन ही लिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।